नमस्कार। आज तारीख है 14 फरवरी 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज हम 2026 के भारत की एक बड़ी तस्वीर देखने की कोशिश करेंगे, अंदर से भी और बाहर से भी। आज के हमारे सूत्र हमें 4 अलग अलग दिशाओं में ले जा रहे हैं, जो मिलकर एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सरकार महंगाई को मापने का अपना चश्मा ही क्यों बदल रही है और इस नए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से हमारी और आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। फिर हम देश के अंदर से निकलकर हम अपने पड़ोस में झांकेंगे, जहां बांग्लादेश में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है। दशकों बाद एक नई सरकार आई है जो भारत के लिए नए मौके और नई चुनौतियां दोनों लेकर आई है। इसके बाद हम देखेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते किस करवट बैठ रहे हैं। एक व्यापार समझौते की बात हो रही है, लेकिन इसकी शर्तें भारत की आज़ाद विदेश नीति यानी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा रही हैं। और आखिर में हम वापस देश के कामगारों पर आएंगे और समझेंगे कि नए श्रम कानून कैसे उनकी सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा की गारंटी देने का वादा कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी पर गहराई से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं अर्थव्यवस्था की उस नब्ज से जिसे हम सब महंगाई कहते हैं। सरकार ने इसे मापने का पैमाना यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या सीपीआई पूरी तरह से बदल दिया है। पूरी तरह से। आधार वर्ष 2012 से सीधा 2024 कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ऐसा लगता है कि सरकार मान रही है कि पिछले 12 सालों में भारत इतना बदल गया है कि पुराना पैमाना अब काम का नहीं रहा है। बिल्कुल। और इसके पीछे ठोस कारण है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने भी यही कहा है। सोचिए ना, 2012 का भारत और आज का भारत, कितना फर्क है। जमीन आसमान का। उस समय किसी ने ओटीटी स्ट्रीमिंग या घर घर तक सामान पहुंचाने वाले ऑनलाइन मार्केटप्लेस के बारे में इतना नहीं सोचा था। आज ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। सही बात है। एक और बड़ा बदलाव है 80 करोड़ परिवारों को मिलने वाला मुफ्त अनाज। जब खाने का एक बड़ा हिस्सा सरकार दे रही है तो जाहिर है कि लोगों का खाने पर होने वाला कुल खर्च का पैटर्न बदल गया है। पुराना सीपीआई इन नई सच्चाइयों को पकड़ नहीं पा रहा था। ये तो समझ आता है कि बास्केट में नई चीजें डाली गईं, लेकिन मैंने पढ़ा है कि सबसे बड़ा बदलाव खाने पीने की चीजों के महत्व यानी वेटेज को लेकर हुआ है। जी। उसे 45% से घटाकर लगभग 37% कर दिया गया है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, जब भी महंगाई बढ़ती है तो आम आदमी की थाली पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। दाल, सब्जी, तेल, सब महंगा हो जाता है। तो क्या खाने का वेटेज कम करके हम महंगाई की उस चुभन को नजरअंदाज नहीं कर रहे जो आम इंसान को सबसे ज्यादा महसूस होती है? ये सवाल बहुत वाजिब है और अक्सर पूछा जाता है, लेकिन इसे दूसरे नजरिए से देखना होगा। भारत में खाद्य महंगाई यानी फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा अस्थिर होती है। हाँ, ये तो है। कभी प्याज के दाम आसमान पर। बिल्कुल। कभी बेमौसम बारिश से फसल खराब हो गई तो प्याज के दाम आसमान छूने लगते हैं। कभी बम्पर फसल हुई तो कीमतें गिर जाती हैं। ये उतार चढ़ाव जो है वो पूरे सीपीआई इंडेक्स को हिलाकर रख देता है। अच्छा। अब सोचिए, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति को ब्याज दरें तय करनी है। अगर वो सिर्फ प्याज टमाटर की कीमतों के आधार पर फैसले लेंगे तो नीति में कोई स्थिरता ही नहीं रहेगी। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि ये कदम महंगाई की एक ज्यादा स्थिर और बुनियादी तस्वीर देखने के लिए है, ताकि बड़े आर्थिक फैसले शॉर्ट टर्म झटकों से प्रभावित न हो। एकदम सही। फूड वेटेज कम होने से जो मुख्य महंगाई है यानी कोर इन्फ्लेशन, उसकी ज्यादा साफ तस्वीर मिलेगी। इससे सरकार को बजट बनाने में भी आसानी होगी, क्योंकि महंगाई भत्ता जैसी चीजें इसी से जुड़ी होती हैं। और एक और दिलचस्प बात जो आपने ऑनलाइन मार्केटप्लेस की कही थी। हाँ। अब पहली बार 12 बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी कीमती ली जा रही हैं। ये दिखाता है कि हम आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था की हकीकत को स्वीकार कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये एक जरूरी सुधार है जो हमारी आर्थिक नीतियों को एक मजबूत और ज्यादा सटीक आधार देगा। तो ये तो साफ है कि महंगाई को समझने का हमारा नजरिया बदल रहा है, ताकि देश की आर्थिक नीतियां ज्यादा मजबूत हों। लेकिन देश के अंदर की नीतियों की तरह ही हमारे पड़ोस में भी बहुत कुछ बदल रहा है, जिसका सीधा असर हम पर पड़ेगा। बांग्लादेश में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है। बड़ा नहीं बल्कि ऐतिहासिक कह सकते हैं। चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी को जबरदस्त बहुमत मिला है और दशकों बाद तारेक रहमान देश के पहले पुरुष प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका सत्ता में आना भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। वो अपनी माँ और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की मृत्यु से कुछ ही दिन पहले अपने लंबे निर्वासन से लौटे हैं। जी, तो माहौल बहुत भावनात्मक और राजनीतिक रूप से क्या कहते हैं, चार्ज्ड है।
लेकिन हर बड़ी जीत अपने साथ बड़ी चुनौतियां भी लाती हैं। बीएनपी के सामने अब आगे का रास्ता कितना मुश्किल है? रास्ता कांटों भरा है। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है देश में राजनीतिक सुलह का माहौल बनाना। सुलह? हाँ, शेख हसीना के लंबे कार्यकाल के बाद राजनीतिक संस्थाएं कमजोर हुई हैं और समाज में गहरा ध्रुवीकरण है। नई सरकार को राजनीतिक कैदियों को रिहा करना होगा और अपनी कट्टर विरोधी रही अवामी लीग के समर्थकों तक भी पहुंचना होगा। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने जैसा काम है। दर्दी साबित होगी। जमात-ए-इस्लामी, जो एक कट्टरपंथी पार्टी मानी जाती है, उसने इस गठबंधन के तहत लगभग 75 सीटें जीती हैं। 75? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ये उनका अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। अब वो सरकार पर महिला अधिकारों और धार्मिक राजनीति जैसे मुद्दों पर अपनी दक्षिणपंथी विचारधारा को लागू करने का दबाव बनाएगी। मतलब एक तरफ उदारवादी चेहरा दिखाना है और दूसरी तरफ अपने ही गठबंधन के इस कट्टरपंथी धड़े को भी साधना है। ये सरकार स्थिर रह पाएगी या नहीं, ये इसी पर बहुत हद तक निर्भर करेगा। इस सब के बीच भारत कहाँ खड़ा है? शेख हसीना सरकार के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे। अब इस नई सरकार के साथ हमें नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। बिल्कुल। और ये एक मौका भी है और एक इम्तिहान भी। सच तो यह है कि हसीना सरकार के साथ अच्छे रिश्तों की वजह से भारत का संवाद विपक्ष यानी बीएनपी के साथ लगभग खत्म हो गया था। अब मोदी सरकार को उस खाई को पाटना होगा। पिछले कुछ सालों में जो खाली जगह बनी है, उसे पाकिस्तान, अमेरिका और चीन ने भरने की कोशिश की है। भारत को वहां फिर से अपनी प्रासंगिकता साबित करनी होगी। और शायद सिर्फ सरकारों के बीच ही नहीं, लोगों के बीच के रिश्तों को भी ठीक करना होगा। आपने सबसे जरूरी बात कही। सरकारों के रिश्ते तो बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन लोगों के बीच जो कड़वाहट आई है, उसे दूर करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अच्छा। बांग्लादेश की नई सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि वहां भारतीय दूतावास और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय सुरक्षित रहें। वहीं भारत को भी अपने यहाँ बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली राजनीतिक बयानबाजी पर लगाम लगानी होगी। और शेख हसीना का मुद्दा? हाँ, वो सबसे पेचीदा मुद्दा है। वो ढाका में एक भगोड़ी हैं जिन पर कई आरोप हैं, लेकिन दिल्ली में वो एक सम्मानित अतिथि हैं। इस एक मुद्दे को संवेदनशीलता से सुलझाए बिना दोनों देशों के बीच एक नई और मजबूत शुरुआत की कल्पना करना मुश्किल है। तो एक तरफ पड़ोस में ये कूटनीतिक चुनौती है और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते एक अलग ही इम्तिहान से गुजर रहे हैं। एक व्यापार समझौते की बात चल रही है, लेकिन जिस तरह से ये सब हो रहा है वो चिंताजनक है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई बराबरी का सौदा नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में एक पैटर्न साफ दिखाई दे रहा है। हर बड़ी घोषणा वॉशिंगटन की तरफ से एक तरफा हो रही है और नई दिल्ली बस उस पर प्रतिक्रिया दे रहा है, वो भी दबी हुई आवाज में। देखिए, 2 फरवरी 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि बातचीत आगे बढ़ रही है। उसके कुछ दिनों बाद अमेरिका ने एक तरफा तरीके से एक संयुक्त बयान और कार्यकारी आदेश जारी कर दिया। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम बातचीत नहीं कर रहे, बल्कि हमें बताया जा रहा है कि क्या तय हुआ है। इस रिश्ते में ड्राइवर सीट पे कौन है, ये साफ दिख रहा है। बिल्कुल। और अब आते हैं इसकी कीमत पर। भारत को क्या रियायतें देनी पड़ रही हैं? हाँ। सूत्र बताते हैं कि अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 25% दंडात्मक टैरिफ इस शर्त पर हटाए हैं कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। क्या? जी, और आंकड़े भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। दिसंबर 2025 में रूस से हमारा तेल आयात 38 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गया। सोचिए, जो रूस 2024 में हमारी तेल जरूरतों का 40% हिस्सा पूरा कर रहा था, हाँ, वो अब 25% पर आ गया है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो सीधे सीधे हमारी विदेश नीति को प्रभावित कर रहा है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात मैंने पढ़ी, वो एक दस्तावेज के लीक हुए हिस्से में थी। हाँ, और वही इस सौदे का सबसे चिंताजनक पहलू है। उस दस्तावेज में लिखा है कि भारत, क्या लिखा है? कि भारत राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और आर्थिक मामलों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पर्याप्त रूप से तालमेल बिठाने के लिए सहमत हो गया है। रुकिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पर्याप्त रूप से तालमेल बिठाना, इसका मतलब तो यही हुआ कि हमारी आजाद विदेश नीति खत्म। ये तो सीधे सीधे हमारी रणनीतिक स्वायत्ता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के सिद्धांत पर हमला है, जिसकी हम हमेशा दुहाई देते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। ये भारत की दशकों पुरानी विदेश नीति के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। ये हमें 2019 की याद दिलाता है, जब भारत ने अमेरिकी दबाव में ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था। सही।
इस तरह के कदम हमारे रूस, ईरान और ब्रिक्स जैसे भागीदारों के साथ संबंधों को कमजोर करते हैं। ये ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में भारत की साख पर भी सवाल उठाता है। और विडंबना देखिए। विडंबना ये है कि अमेरिका ने ये 25% टैरिफ सिर्फ भारत पर लगाया था, जबकि रूस से तेल खरीदने वाले चीन और तुर्की जैसे देशों पर नहीं। तो लेखक का क्या कहना है इस पर? लेखक आखिर में एक बहुत तीखा सवाल पूछते हैं। अगर सरकार ने चीनी प्रभुत्व के डर से RCEP जैसे बड़े व्यापार समझौते को खारिज कर दिया था, तो इस अमेरिकी सौदे की इतनी कड़ी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, जिसकी शर्तें कहीं ज्यादा गंभीर और भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाली हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है। तो इन बड़ी भू राजनीतिक खींचतान के बीच चलिए अब वापस देश की जमीनी हकीकत पर आते हैं। एक ऐसा बदलाव जो सीधे तौर पर देश के करोड़ों कामगारों की जिंदगी को छूता है, नए श्रम कानून। कुछ ट्रेड यूनियन इसका विरोध कर रही हैं, लेकिन हमारे हाथ जो लेख लगा है उसका तर्क है कि ये सुधार असल में श्रमिकों के हित में है। और इसका सबसे मजबूत तर्क मजदूरी यानी वेज की परिभाषा में किए गए सुधार पर आधारित है। इसे समझना बहुत जरूरी है। बताइए। देखिए, अब तक क्या होता था, कंपनियां कर्मचारी के कुल वेतन, जिसे हम CTC कहते हैं, उसका एक बहुत छोटा हिस्सा, मान लीजिए 30-35% ही मूल वेतन या बेसिक सैलरी दिखाती थी। हाँ। बाकी सारा पैसा तमाम तरह के भत्तों यानी अलाउंसेस में डाल दिया जाता था। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। ऐसा वो इसलिए करती थी ताकि उन्हें प्रोविडेंट फंड, PF, पेंशन और ग्रेच्युटी में कम योगदान देना पड़े, क्योंकि ये सब बेसिक सैलरी पर ही कटता है। बिल्कुल। तो मतलब कंपनियों की वो चालाकी अब नहीं चलेगी। होना ही चाहिए। अच्छा। इसका सीधा और तत्काल असर ये होगा कि कर्मचारी के PF और पेंशन खाते में हर महीने ज्यादा पैसा जमा होगा। मतलब आज शायद हाथ में आने वाली सैलरी थोड़ी कम हो, लेकिन रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी के लिए एक बड़ी रकम जमा होगी। ये दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये तो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। क्या इसमें कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों के लिए भी कुछ है? वो अक्सर इन लाभों से वंचित रह जाते हैं। हाँ, और ये दूसरा बड़ा बदलाव है, खासकर ग्रेच्युटी को लेकर। अब फिक्स टर्म कर्मचारियों को भी, जो एक निश्चित अवधि के लिए काम करते हैं, सिर्फ 1 साल की नौकरी पूरी करने पर ग्रेच्युटी मिलेगी। सिर्फ 1 साल में? जी, पहले ये लाभ पाने के लिए 5 साल तक एक ही जगह काम करना जरूरी था, जो स्थायी कर्मचारियों के लिए ही संभव था। अब किसी प्रोजेक्ट पर 1 साल काम करने वाला कर्मचारी भी ग्रेच्युटी का हकदार होगा। ये तो बहुत अच्छा है। इससे उनका अल्पकालिक रोजगार भी संपत्ति निर्माण का एक जरिया बन जाएगा। लेख मानता है कि इससे TCS, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियों पर वित्तीय बोझ जरूर बढ़ेगा तो। लेकिन ये पैसा कहीं और नहीं, बल्कि सीधे मजदूरों की जेब में जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था में खपत और बचत दोनों को बढ़ावा मिलेगा। पर भारत की वर्कफोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो असंगठित क्षेत्र में है। ज़ोमैटो डिलीवरी पार्टनर, उबर ड्राइवर या कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूर, क्या ये कानून उन तक भी पहुंचते हैं? और यही इन कानूनों की सबसे बड़ी और एक तरह से क्रांतिकारी बात है। पहली बार ये गिग, प्लेटफॉर्म और असंगठित श्रमिकों को एक कानूनी ढांचे के दायरे में लाते हैं। अच्छा। कैसे? उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष बनाया जाएगा, जिससे उन्हें बीमा, PF और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये लाभ पोर्टेबल होंगे। पोर्टेबल मतलब अगर बिहार का कोई मजदूर काम करने के लिए महाराष्ट्र जाता है, तो उसके सामाजिक सुरक्षा लाभ उसके साथ जाएंगे। यह प्रवासी श्रमिकों के लिए एक गेम चेंजर है। कुल मिलाकर ये कानून आर्थिक विकास को सामाजिक न्याय के साथ जोड़ने का एक गंभीर प्रयास है।